हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब यूजुअली मैं अपने लेक्चर के अंदर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करती हूँ, बट गिवन द फैक्ट कि प्रीलिम्स 2024 चाहे डिले हो गया है टू जून 16, बट अभी भी काफ़ी करीब आ गया है और बच्चों से ये रिक्वायरमेंट है कि आप अपने प्रेपरेशन को लेवल अप करें। तो इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि उन्होंने PSIR में पढ़ी हैं वो किस तरह से प्रीलिम्स 2024 के काम आ सकती हैं उनके लिए कुछ की मार्क्स बढ़ाने के लिए। एंड इसीलिए आज के लेक्चर में मैं एक सीरीज़ का शुरुआत कर रही हूँ जहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके ऑप्शनल के लिए लेटर ज़रूरी होंगे, बट उससे भी ज़्यादा आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए भी ये केटर करेंगे। इनसे जुड़े बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं और इसी के चलते हुए हम इस लेक्चर में 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट्स जो कि 2023 के अंदर हुए हैं, राइट। सो 2023 से 2024 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट समिट्स हुए हैं उनको मैं सीरीज वाइज कवर करूंगी। आज के लेक्चर में वी विल बी लुकिंग एट 4 such समिट्स, द 15th ब्रिक्स समिट, देन द G7 समिट जो कि जापान में हुआ, द G20 समिट जो कि इंडिया के अंदर हुआ, एंड देन द COP28 समिट जो कि दुबई ने होल्ड किया, राइट। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एंड इन की समिट्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स उसके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं ना। सबसे पहले ब्रिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनीलेटरल ग्रुपिंग है, राइट। ये एक छोटी ग्रुपिंग है, बहुत बड़ी मल्टीलेटरल नहीं है जैसे कि UN एक्सेट्रा, बल्कि एक स्लाइटली स्मॉलर ग्रुपिंग है। अब ये जो ब्रिक्स है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं ग्लोबल साउथ से उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इम्पॉर्टेंटली क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशियली कंप्राइजिंग ऑफ योर ब्रिक, राइट। तो सबसे पहले जो फाउंडिंग कंट्रीज थी, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहनी चाहिए कंसिडरिंग इतने इंपॉर्टेंट समिट हुए हैं, राइट। 2009 के अंदर यकतेरिनबर्ग के अंदर इनका पहला जो है एक समिट हुआ था बिटवीन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। एंड एक साल बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। इंपॉर्टेंटली अगर हम ब्रिक्स की कोर वैल्यूज की बात करें तो ये कहते हैं कि हमारी जो इंटरैक्शन है बेस्ड है ऑन 3 मेन वैल्यूज ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अब इसी ब्रिक्स का 15th समिट हुआ जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। एंड पहली टॉपिक जिसके ऊपर बात की गई इज द एक्सपेंशन ऑफ इट्स मेंबरशिप, जहां पे 2023 के समिट में इन्होंने अनाउंस किया द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू कंट्रीज टू द ब्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1st 2024, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जिन्होंने ज्वाइन किया, पहली चीज़ तो अर्जेंटीना के जो नए लीडर आए हावियर मिले, उन्होंने दिसंबर 2023 के अंदर ही अपना ये जो डिसीजन था टू बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स उससे वो पीछे हट गए एंड उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सिमिलरली सऊदी अरेबिया इज येट टू बिकम अ फुल फ्लेजेड मेंबर, राइट। तो अब कौन है, अब 1 जनवरी 2024 में एक्चुअल में किन्होंने ज्वाइन कर लिया है, एक्चुअल में ज्वाइन करने वाली कंट्रीज हैं इजिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन आप याद रख सकते हैं इजिप्ट इंडिया का नाम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था। इथियोपिया ने ज्वाइन कर लिया है, राइट, अगेन अफ्रीका से एक और देश, देन मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं ईरान, एंड इसी के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। तो आपने याद कर लेना है कि इन 6 में से 4 ने इवेंचुअली ज्वाइन किया है जनवरी 1st 2024 को। देन वेरी इंपॉर्टेंटली 15th ब्रिक समिट में बात की गई फॉर द नीड टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेन की टेकअवेज और की आउटकम्स ऑफ से द 15th ब्रिक समिट। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट। तो इन्होंने कॉल किया फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म फॉर यूनाइटेड नेशंस। आपकी से एक स्टेटमेंट आ सकती है उनमें से एक कि 15th ब्रिक समिट
called for a comprehensive reform of the UN Security Council, including endorsing permanent seats for South Africa, Brazil and India. अब इसमें एक पार्ट तो सही है दैट यस इन्होंने बोला कि यूएनएससी को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, पर दूसरा पार्ट गलत है क्योंकि ब्रिक्स ने अपने 15 सबमिट में कोई एक्सप्लिसिट इंडोर्समेंट नहीं की है ऑफ परमानेंट सीट्स फॉर साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे पहली बार बात चली अबाउट द नीड फॉर डी डॉलराइजेशन. तो क्या ब्रिक्स करेंसी आ गई है? नहीं, राइट. इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया है द क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स करेंसीज, बट इन्होंने डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम उठा लिए हैं. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, राइट, दैट द ब्रिक्स समिट, द 15th ब्रिक्स समिट took numerous steps towards de-dollarization. With respect to the same, which of the following statements are the same? The BRICS summit announced the launch of new BRICS currency in 10 years. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कुछ उन्होंने नहीं बोला है, बट क्या स्टेप लिया है डी डॉलराइजेशन के लिए? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है, इनके ब्रिक्स के तहत जो बनाया गया है, ये सपोर्ट कर रहा है यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस किनके बीच में? ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में. ठीक है, तो ब्रिक्स की कंट्रीज आपस में ट्रेड एंड ट्रांजैक्ट करने के लिए लोकल करेंसीज को यूज कर सकती है, जिसके थ्रू जो रिलायंस है इनकी ऑन यूएस डॉलर, ये उसको रिड्यूस करना चाहते हैं. देन आता है वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा 49th G7 समिट, जो कि होल्ड किया गया था इन द वेरी हिस्टोरिक सिटी ऑफ हिरोशिमा इन जापान. अब G7 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. G7 क्या है? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है, राइट, जो कि कंसिस्ट करता है किन से? कंट्रीज, जो 7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड यूके. ठीक है, तो ये 7 देश जो हैं, इन्होंने G7 की ग्रुपिंग जो है उसको बनाया था, उसकी जो है शुरुआत की थी, राइट. तो ये कंट्रीज को याद रखना भी जो है काफी ज्यादा जरूरी है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो G7 कंट्रीज हैं, मेनली क्या है? ये एडवांस्ड इकोनॉमीज है. जो IMF है इन्हें एडवांस्ड इकोनॉमीज मानती है. 1973 के अंदर जो है इसकी नींव रखी गई थी. इंपॉर्टेंटली G7 की कोई ट्रीटी नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है. बेसिकली जो भी काम होता है दैट इज डन वाया इट्स प्रेसिडेंसी, जो कि इसके मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट करती है. ठीक है, अब at the 49th G7 summit, considering that this happened in the aftermath of the war in Ukraine, G7 के लीडर्स ने यूक्रेन को सपोर्ट देना एक मेजर एजेंडा बनाया, इंक्लूडिंग न्यू सैंक्शंस लागू करना अगेंस्ट रशिया एज वेल. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अब हिरोशिमा एंड नागासाकी 2 ऐसे टाउन्स थे जहां पे बॉम्बिंग, जो एटॉमिक बॉम्ब्स थे वो गिराए गए थे. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली इनकी जो है इसी न्यूक्लियर पावर से, एटॉमिक बॉम्ब से जो है एक की एसोसिएशन हो जाती है. तो देयरफॉर यहाँ पे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की भी जो है बात की गई, जहाँ पे G7 लीडर्स ने बोला दैट हाँ जी, हम वर्ल्ड को सेफर, मोस्ट स्टेबल बनाना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, एंड व्हेन वी वांट टू डू अवे विद न्यूक्लियर वेपन्स इट शुड बी डन इन अ रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोच. एंड इन्होंने रिअफर्म किया अपने सपोर्ट को टू की न्यूक्लियर ट्रीटीज, विच इज हमारी NPT, द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसका हिस्सा इंडिया नहीं है, एंड सेकेंडली द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, गिवन द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, फूड सिक्योरिटी को लेके काफी क्राइसिस हो गया है, क्योंकि यूक्रेन प्रीवियसली एक मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, जो कि ट्रैवल करती थी वाया ब्लैक सी. साथ ही में रशिया भी एक मेजर ग्रेन्स एक्सपोर्टर है, जिसने भी अपने फूड सप्लाईज को हॉल्ट कर दिया है, कॉलिंग इट वेपनाइजेशन. ठीक है, इन्होंने वेपनाइज कर दिया है अपने फूड सप्लाईज को बाय स्टॉपिंग इट, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड फूड क्राइसिस जो है ये निकल के आ गया.
ठीक है। इसी के चलते हुए अब इन्होंने एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लॉन्च किया था, राइट, जिसको ग्रेन डील भी बुलाया गया है, विच वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन रशिया, यूक्रेन, टर्की एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि देखिए हम एक पीरियड देंगे, इनिशियली दिस वाज 120 डेज, जिसके थ्रू हम एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाएंगे फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम सर्टेन पोर्ट्स, जिसके थ्रू ये जो वर्ल्ड वाइड फूड क्राइसिस चल रहा है हम उसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, एंड फिर इसको ये एक्सटेंड करते गए टिल जुलाई 2023, जिसके बाद जो है ऐसी एक्सटेंशंस नहीं हुई। नाउ इम्पॉर्टेंटली इसी फूड एंड सिक्योरिटी के चलते हुए लीडर्स ने हाईलाइट किया था कि कितना इंपॉर्टेंट काम जो है इस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव ने जो है किया है, जिसके लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये भी बना दिया गया था, एंड इसी के अंडर सेफ नेविगेशन प्रोवाइड की गई थी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ बोथ ग्रेन, जो कि रिलेट करता है फूड स्टफ से, एज वेल एज फर्टिलाइजर्स एज वेल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली G7 के अंडर एक और मुद्दा जो कि बहुत जरूरी हो गया था इज ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली गिवन द काइंड ऑफ स्टांसेस दैट चाइना हैज बीन टेकिंग, पर्टिकुलरली टू ensure its economic prowess in its surrounding areas. एंड इसी के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन एंड डी रिस्किंग, जहां पे अपनी जो एक इनका जो रिलेशनशिप है, जो डिपेंडेंसी है ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, इनको ये रिड्यूस करना चाहते थे, क्योंकि चाइना जो है अपनी पावर को अब इकोनॉमिक कोअर्शन की तरह भी यूज करने लग गया था, विच हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अनदर कॉन्सेप्ट जिसको हम फ्रेंड शोरिंग या रीशोरिंग भी कहते हैं। तो ऐसी जो है पार्टनरशिप्स बनाना, ऐसी सस्टेन, जैसे कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ बनती हैं, ठीक है, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, और क्योंकि बिकॉज इनके गोल्स अलाइंड है, इनकी विजन अलाइंड है, तो ये मोर सस्टेनेबल एंड मोर स्टेबल भी होती है। इसी के साथ साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया व्हाट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म और इकोनॉमिक कोअर्जन। क्या है ये, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट एंड एनर्जी के लिए भी G7 ने रिएटरेट किया इनका कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट पे, एंड सपोर्ट किया है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स को। अब आपको ऐसे टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आने लग गए हैं। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स जो है नई फॉर्म ऑफ ग्रीन फाइनेंसिंग है, जो कि फोकस करते हैं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन को, कीपिंग इन माइंड इसका सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिसके थ्रू ये सपोर्ट करेंगे लोकल लोगों को भी हु आर इम्पैक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्रिएट करेंगे लोकल अपॉर्चुनिटीज एंड इंश्योर करेंगे दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड इन दिस ट्रांजिशन। दिस इंक्लूड ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन इकोनॉमी, सो फॉसिल फ्यूल छोड़ के सस्टेनेबल ऑप्शंस अपनाना। देन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी जो है, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, जॉब क्रिएशंस पे इंश्योर करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना इंक्लूडिंग इवन प्राइवेट फाइनेंसिंग, ग्रांट्स एक्सेट्रा, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स डिजाइन करना जो कि ऐसे ट्रांजिशन को सपोर्ट करें, एंड एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस इन अ फेयर एंड इंक्लूसिव मैनर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स में इंक्लूड की जा रही हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, आप इजीली उसे कर पाएंगे बाय कीपिंग दीज पॉइंटर्स इन माइंड। अब हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म ऑन इकोनॉमिक कोअर्शन की। ऐसे नए प्लेटफॉर्म्स जब भी न्यूज में आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स इनसे डर जाते हैं क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये G7 समिट के तहत जो है बनाया गया है, और इसका मेन आइडिया क्या है, प्रमोट करना कोऑपरेशन लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ, सॉलिडेरिटी बढ़ाना, एंड साथ ही में अपहोल्ड करना रूल ऑफ लॉ को एंड इंटरनेशनल ऑर्डर को, विच इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी, राइट, सर्टेन थिंग्स दैट चाइना वाजंट रियली डूइंग। अब ये कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा?
पहला, इसके अंदर एक अर्ली वार्निंग एंड रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, जहां पे स्टेट्स कन्वे कर पाएंगे अगर किसी तरह की जो है शॉर्टेज आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है। देन रेगुलर कंसल्टेशंस एंड कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स होंगी टू डील विद प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, जिनके बेसिस पे कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग व्हेन रिक्वायर्ड काउंटर करना इकोनॉमिक कोअर्शन को विद रिस्पेक्ट टू देयर लीगल सिस्टम्स, राइट। तो दिस वाज पर्टिकुलरली डन कीपिंग इन माइंड द काइंड ऑफ इकोनॉमिक कोअर्शन जो कि से चाइना अपने इंडो पैसिफिक एरिया या साउथ चाइना सी के अराउंड या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इनिशिएटिव प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को ऑफ G7 मेंबर्स एज वेल एज देयर पार्टनर्स इंक्लूडिंग स्मॉलर इकोनॉमीज, ताकि अगर बिग कंट्रीज लाइक चाइना इनके अगेंस्ट ऐसी इकोनॉमिक कोवर्जन या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, जो कि इनका क्लेम है ये BRI के थ्रू करते हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, समिट से पहले हम बात करेंगे कि अगर आप 2024 के अलावा अगर आप एक 2025 के स्टूडेंट है, 2026 की तैयारी कर रहे हैं एंड पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो हमारा बैच 3 लॉन्च हो गया है। अपार्ट फ्रॉम अर्ली बर्ड डिस्काउंट, नाउ अब आप एक और इंपॉर्टेंट डिस्काउंट विच इज होली का डिस्काउंट अब अवेल कर पाएंगे, होली 24, जहां पे आप 15% डिस्काउंट जो है ले पाएंगे 23 से 26 मार्च में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो होली डिस्काउंट है, अगर आप 2024 के भी स्टूडेंट है और अगर आप हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे रैपिड रिवीजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसका पहला ऑफलाइन एडिशन हम लेके आ रहे हैं चंडीगढ़ में, राइट। इसका जो है ऊपर मैं लिंक डाल दूंगी, आप कार्ड में भी देख पाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख पाएंगे, आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं। एक हफ्ते में हम पूरा GS रिवाइज कराएंगे, 8-8 घंटे आपके साथ बैठ के तैयारी करवा के, राइट। और साथ ही में आप CSAT का भी हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 2025 के स्टूडेंट है या 2024 के स्टूडेंट है, आप इस होली के डिस्काउंट को यूज कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर ईदर ज्वाइनिंग आवर ऑप्शनल कोर्सेज और इवन ज्वाइनिंग आवर प्रीलिम्स कोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार ऑफलाइन रैपिड रिवीजन कोर्स जो है होने वाला है हमारा, राइट, इन चंडीगढ़ इन सेक्टर 34। डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सीट्स हैं ऑफलाइन मोड के लिए, बिकॉज लिमिटेड ही सीट्स हैं, और 15% डिस्काउंट जो है 23 टू 26 मार्च आप अवेल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट समिट विच वाज द 18th G20 समिट, जो कि हुआ इन द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, इंडिया। On the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, the idea of one earth, one family, one future, जहाँ पे 6 प्रायोरिटी एरियाज जो है इंडिया ने आगे रखे। इनको इतना लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट इनको आप मद्देनज़र रख सकते हो कि पहली चीज़ तो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस की बात की गई, देन रिजिलियंट ग्रोथ की बात की गई, SDGs के ऊपर प्रोग्रेस की बात की गई, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की गई, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड विमेन लेड डेवलपमेंट पे। अब क्या मेन आउटकम्स थी जो कि आपने याद रखनी है, जिनके बेसिस पे प्रीलिम्स भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली चीज तो यू शुड रिमेंबर दैट G20 के अंदर अब G20+1 हो गया है विद द इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर, जिसने अब अफ्रीका को, ग्लोबल साउथ को ग्रेटर वॉइस दे दी है इन G20, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, राइट। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। तो अब इस G20+1 में अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि अफ्रीकन यूनियन जो है पहली ऐसी ग्रुपिंग है या बॉडी है जिसे इंक्लूड किया गया है, तो नहीं, राइट। इसमें 19 देश हैं, प्लस इसमें एक और ऐसी बॉडी है यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो 19 देश है एंड 2 ऐसी ग्रुपिंग्स है ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन
यूनियन, जिनको आपने याद रखना है। एंड ये ऑब्वियसली G20 का आइडिया क्या था कि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। ऑलमोस्ट 60% ऑफ वर्ल्ड का लैंड एरिया इनका है, राइट। इनका 80% ऑफ द ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, एंड यहाँ पे बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं, राइट। तो 1999 में जब बहुत सारे देशों के अंदर वेरियस क्राइसिस चल रहे थे, तब ये G20 की जो है फाउंडिंग हुई थी। एंड 2008 ऑनवर्ड्स ये एनुअली कन्वीन करते हैं अपने समिट्स को। Another very important thing which was launched was the Transportation Corridor Initiatives, जिसे हमने इंटरिम बजट में भी देखा है, which is the IMEC, the India Middle East यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लिंक करेगा एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप को। इंपॉर्टेंटली इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोपियन यूनियन। वेरी इंपॉर्टेंटली क्योंकि इजराइल इसमें शामिल है, इसी के कारण गाजा कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए इस कॉरिडोर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स उठे। देन क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी बातचीत हुई यहाँ पे, जहां इन्होंने इंडोर्स किए प्रिंसिपल्स फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ब्लू या ओशन बेस्ड इकोनॉमी, अनदर टर्म ब्लू इकोनॉमी, जो कि हमारे इंटरिम बजट के अंदर भी पाया गया था, राइट। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी होती जा रही है। ब्लू इकोनॉमी होता क्या है? ऐसी एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये डिस्क्राइब करता है जो कि एसोसिएटेड है ओशंस के साथ, सीज के साथ, राइट। जहां पे हम क्या बात करते हैं कि सस्टेनेबली हम यूज करेंगे ओशन के रिसोर्सेज को, जो कि इंक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे टू इकोनॉमीज, लाइवलीहुड्स, एज वेल एज सस्टेन कर पाएंगे ओशन के इकोसिस्टम की हेल्थ को भी, राइट। तो आप ये एक डेफिनेशन भी मद्देनजर रख सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इस समिट ने इनिशिएटिव्स के ऊपर बात की टू स्ट्रेंथन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली recommendations for regulation of cryptocurrency and DeFi। ये DeFi क्या है? अनदर कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे प्रीलिम से क्वेश्चन हो सकता है। DeFi इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो कि एक ऐसा फाइनेंस सिस्टम होता है जिसके अंदर थर्ड पार्टी या इंटरमीडिएटरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बिल्ट होता है ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। तो इसके कारण क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ऑटोमेशन इन्वॉल्व है, तो सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस, बैंकर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू कैरी ऑन अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, राइट। इसी के थ्रू इनका ये मानना है दैट बाय प्रॉपर यूज ऑफ DeFi इसे और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है टू इंक्लूड द अनबैंक्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल। However, DeFi को प्रॉपरली चलाने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। क्रिप्टो करेंसीज को अगर हम ढंग से यूज कर पाए तो ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है? DeFi ही है, राइट। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, DeFi, आपने ये टर्म जो है याद रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, हमारा चौथा समिट विच वॉज द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC, राइट। तो अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो हमारा UNFCCC है, विच इज द यूनाइटेड नेशंस का फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। 1992 में रियो डे जेनेरियो के अंदर हमारा जो रियो समिट हुआ था, जिसे हम अर्थ समिट भी बुलाते हैं, उस टाइम से ये कॉप्स जो है ये ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, और इस बार ये होल्ड की गई थी दुबई के अंदर, इनके एक्सपो के अंदर, UAE में। पहली चीज, पहला टर्म जो कि आपने याद रखना है इस ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एक हिस्टोरिक मूव लिया गया, जहां पे ऑलमोस्ट एवरी कंट्री अग्रीड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जहां पे पहली बार ये क्लियरली एक्नॉलेज किया गया दैट इट इज फॉसिल फ्यूल्स विच आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्या ये पहली बार 28 कॉप में हुआ था, तो एब्सोल्युटली पहली बार हुआ है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आपने एक और चीज याद रखनी है, जो डिबेट की बात भी थी, रादर देन टॉकिंग अबाउट इमीडिएट फेज आउट, इन्होंने क्या बोला है? ट्रांजिशन अवे। हम फेज आउट नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ट्रांजिशन अवे कर रहे हैं। और
यहां पे इसी समिट में ग्लोबल स्टॉक टेक भी हुआ। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? एक असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस है टुवर्ड्स गोल्स जो कि पेरिस अग्रीमेंट में सेट किए गए थे। तो पेरिस अग्रीमेंट के टाइम पे जो सेट किए गए थे उन गोल से हम कितने आगे आ गए हैं, कितने उन्होंने हमने अचीव कर लिए हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम ग्लोबल स्टॉक टेक बुलाते हैं। तो कोई और नहीं, ये नहीं आप बोल सकते कि से जो रियो समिट पे अग्रीमेंट हुआ था उससे हम कितने आगे आ गए वो ग्लोबल स्टॉक टेक है। नहीं, वो नहीं है। क्या है? जो पेरिस अग्रीमेंट से हम कितने आगे आ गए हैं उसे हम ग्लोबल स्टॉक टेक कहते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक की भी बात की गई एंड ट्रांजिशन अवे की बात की गई विदाउट फेज आउट, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग कॉल्ड द यूएई कंसेंसस। अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द यूएई कंसेंसस, आपने याद रखना है कि पहली चीज शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, प्लस इन्होंने आउटलाइन किया है एक एम्बिशियस क्लाइमेट एजेंडा ऑफ कीपिंग द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड द फैक्ट कि हम ट्रांजिशन अवे कर जाएंगे फॉसिल फ्यूल से टू अचीव नेट जीरो बाय द ईयर 2050, राइट। तो ये है आपके यूएई कंसेंसस के मेन फीचर्स। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो कि लिया गया इज द ग्लोबल मीथेन प्लेज। अराउंड 66 कंट्रीज ने ज्वाइन किया इस ग्लोबल मीथेन प्लेज को, जो एम करता है टू कट मीथेन इमिशंस, राइट, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने का एक मेजर रीजन है, राइट, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज है ये। देन वेरी इंपॉर्टेंटली द ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज जो कि कॉल करता है फॉर ट्रिपलिंग द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबलिंग the rate of energy efficiency improvements annually till 2030, राइट। तो आपने याद रखने कि कौन कौन से नए प्लेजेस है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज हो गया, ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंटली लॉस एंड डैमेज फंड, क्या ये शुरू हुआ है COP28 में? नहीं, शुरू कब हुआ था? इस्टेब्लिश कब किया था इसे? इस्टेब्लिश किया गया था COP27 के अंदर। हाउएवर इसकी जो लॉन्च एंड ऑपरेशनलाइजेशन है वो COP28 ऑनवर्ड शुरू की गई है। लॉस एंड डैमेज का आइडिया क्या है? ये बेसिकली कहते हैं कि देखिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क्स विच आर एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। जैसे कि राइजिंग सी लेवल हो गया, हीट वेव्स हो गई, डिजर्टिफिकेशन हो गई, एसिडिफिकेशन हो गई, एक्सट्रीम इवेंट्स हो गए, फॉरेस्ट फायर्स हो गई, क्रॉप फेलियर्स हो गए, फ्लड्स हो गए, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल कंट्रीज को जो कि ग्लोबल साउथ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो क्लाइमेटिकली सबसे वल्नरेबल कंट्रीज है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये डिजाइन किया गया। अब इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, एंड इनिशियली ये कहा गया है कि इसे ओवरसी कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक ओवरसी करेगा। देन वेरी इंपॉर्टेंटली COP28 के अंदर ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन भी आया है जो एम करता है टू इनहैंस अडेप्टिव कैपेबिलिटीज एंड मिनिमाइज वल्नरेबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग डबल करना अडेप्टेशन फाइनेंस को एंड इंटीग्रेट करना 2030 के टारगेट्स फॉर वाटर सिक्योरिटी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड हेल्थ। तो अब एक और चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो GMP हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज हो गया, GGA हो गया। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली इज द COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर, फूड एंड क्लाइमेट जो कि कहता है कि क्लाइमेट क्राइसिस से बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम ऑल्सो, जिसके लिए ये डिक्लेरेशन बनाई गई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द COP28 UAE डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, जहां पे इन्होंने बोला कि हमें एक्सेलरेट करने की जरूरत है क्लाइमेट रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम्स को। हाउएवर इंडिया इसका हिस्सा नहीं बना है। वाई? बिकॉज दे से हमें पहले एक्सपेंशन एंड कवरिंग द इंटायर कंट्री द मोस्ट वल्नरेबल ऑफ मासेस विद हेल्थ केयर, उस पर इंश्योर करना है। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना हेल्थ केयर को कैन फॉलो लेटर। इसी के साथ साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ है अल्टेरा भी, जो कि यूएई का एक $30 बिलियन का प्राइवेट फाइनेंस व्हीकल है जो कि मोबिलाइज करेगा क्लोज टू $250 बिलियन क्लाइमेट
एक्शन के लिए, राइट। तो अब आपको इन समिट से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एंड आउटकम्स याद हो गई होंगी या एटलीस्ट पता लग गई होंगी। पीडीएफ के थ्रू आप इन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसी और चीज़ें हम अपनी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी कराएंगे। हम ऑलरेडी करा रहे हैं हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में एंड लाइव करवाएंगे हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर भी, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एक पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं एंड करंट अफेयर्स को टैकल नहीं कर पाते तो आप हमारे करंट अफेयर्स कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं। अगेन होली का डिस्काउंट इसके ऊपर भी वैलिड होगा। This was all from me today. Thank you, best of luck and hopefully see you in class.